ओके बच्चा पार्टी अपन करेंगे साइंस के कुछ सवाल, जो सवाल आपके हैं वही हम यहाँ पे करेंगे। दिस इज अ लिटिल ऑन अ डिफिकल्ट साइड, ठीक है। जो सब चैप्टर्स आपने किए हैं जैसे फ्रिक्शन पे, एज ऑफ एडोलेसेंस पे, और फिर क्या कहता है फोर्स एंड प्रेशर पे, ठीक है। ये सब पे सवाल हैं, ठीक है। तो फिजिक्स और बायोलॉजी का ज्यादा करके आपके फाउंडेशन के लेवल के सवाल हैं ये, लेकिन वही चैप्टर्स हैं जो आप कर चुके हैं और हाल फिलहाल आने भी वाले हैं, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब इसका करना है, वही ये पहला वाला सवाल है शायद, देखो। लुईस थ्रोस फोर स्टोन्स हैविंग द सेम वेट ऑन फोर डिफरेंट सर्फेसेस। द सर्फेसेस आपके क्या क्या है भाई साहब? यहाँ पे अगर आप सर्फेसेस देखोगे, एक सर्फेस भाई साहब है आपका आईसी सर्फेस, ठीक है। दूसरा सर्फेस आपका क्या है? ड्राई सर्फेस है, ड्राई सर्फेस है। देन वी हैव सैंडी एंड देन वी हैव सीमेंटेड, ठीक है। तो ये सेम वेट के स्टोन्स फेंक रहा है, ठीक है। सेम वेट के, ये दीज आर बेसिकली सेम वेट स्टोन्स, सेम वेट स्टोन्स, ठीक है। He throws each stone with the same force on which of the given surfaces with the stone go to the maximum distance before it stops. तो सबसे ज्यादा कहां पे जाएगा भाई साहब? आपके आईसी सरफेस पे जाएगा। वाई? रीजन क्या होगा? व्हाट वुड बी द रीजन? हाँ, स्मूथ नहीं भाई साहब, बोलना पड़ेगा आपका फ्रिक्शन लीस्ट। इस इन सारे सरफेसेस में इसका फ्रिक्शन जो है वो लीस्ट होगा। आईसी जो आपका रीजन है, स्मूथ इज नॉट द रीजन। द रीजन इज दैट इट इज हैविंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या आप ऐसा बोलेंगे हाँ हाँ एमसीक्यू का सवाल है, लेकिन यहाँ पे द वर्बियर दैट यू आर गोइंग टू यूज इज लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। द आईसी सरफेस विल हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है भाई साहब। आर वी क्लियर? द स्टोन विल गो टू द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द सरफेस दैट हैज द लीस्ट फ्रिक्शन। ये है आपका भाई साहब लीस्ट फ्रिक्शन। एन आईसी सरफेस हैज द लीस्ट फ्रिक्शन among the given surfaces, hence before stopping the stone will go to the maximum distance of the icy surface। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये क्वेश्चन है नहीं? ओके। Four cubical boxes made up of the same material are placed on the ground and are pushed with a constant force D1, D2, D3, D4 are the distances traveled by the boxes। तो ये जो boxes हैं ये distances travel कर रहे हैं D1, D2, D3 and D4। They are related as D3 is greater than D2 is greater than D4 and greater than D1। The slides A1, A2, A3, A4 of the respective boxes are। चलिए बच्चा शुरू करना है फटाफट। सोचिए 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 सवाल क्या है, सोचिए। देखो चार क्यूबिकल बॉक्सेस हैं, ठीक है। ये आपके क्यूबिकल बॉक्सेस हैं। दीज आर बेसिकली क्यूबिकल बॉक्सेस, चार क्यूबिकल बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो मतलब A1 और ये A1 लेंथ और ब्रेथ, ये सरफेस जो है वो कांटेक्ट में है, ठीक है। देयर आर फोर क्यूबिकल बॉक्सेस मेड ऑफ द सेम मटेरियल आर प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड। तो ये भाई साहब ग्राउंड में प्लेस्ड है। दे आर बेसिकली प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द सेम मटेरियल। दे आर ऑफ द सेम मटेरियल प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड एंड पुश्ड विद अ कांस्टेंट फोर्स। एक कांस्टेंट फोर्स इनको भाई साहब पुश किया जा रहा है, ठीक है। D1, D2, D3 एंड D4, ठीक है, आर द डिस्टेंसेस ट्रेवल बाय द बॉक्सेस। तो जब पुश किया हमने इसको, तो एक का एरिया देखो, ये A1 इनका सरफेस एरिया है, समझ में आ रहा है। नीचे का जो साइड है वो A1 है, तो सरफेस एरिया कितना होगा? A1 स्क्वायर। तो एक का हो गया भाई साहब A1 स्क्वायर, दूसरे का हो गया A2 स्क्वायर, तीसरे का हो गया A3 स्क्वायर, चौथे का हो गया A4 स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से समझो इस चीज को। आपका भाई साहब एक क्यूबिकल बॉक्स है, ये समझ लो क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है। ये A1 ये A1, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, आपने इसको पुश किया तो ये एक डिस्टेंस मूव कर रहा है। दिस डिस्टेंस इज D1, D2, D3 एंड D4 व्हाटएवर, ठीक है। सेम मटेरियल है, चारों बॉक्सेस सेम मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है। ओके। फोर cubical boxes made of the same material are placed on the ground and are pushed with a constant force। सब में एक ही फोर्स लग रहा है। ध्यान दो भाई साहब, ठीक है, चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। all are pushed with a constant force, so one is going a distance D1, ठीक है। तो अभी आपकी जो डिस्टेंसेस हैं, सबसे ज्यादा डिस्टेंस है भाई साहब ये D3, ठीक है। वन इज गोइंग टू अ डिस्टेंस D3
एक मिनट, इसको जरा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक बॉक्स मूव किया कितना डिस्टेंस d3, सब पे सेम फोर्स लग रहा है भाई साहब, देखो ठीक से। दूसरा बॉक्स कितना मूव किया भाई साहब, d2। तीसरा बॉक्स कितना मूव किया भाई साहब, d4। और चौथे बॉक्स ने कितना मूव किया भाई साहब, d1। समझ में आ रहा है? द सेम फोर्स इज अप्लाइड टू ऑल ऑफ देम, सेम फोर्स इज अप्लाइड टू ऑल ऑफ देम। वन हैज मूव d3, वन हैज मूव d2, वन हैज मूव d4 एंड वन हैज, सबसे कम किसने मूव किया, d1 ने। अब आपको यहाँ पे बताना है द साइड्स a1 a2 a3 कैसे रिलेटेड है, हाउ आर दे रिलेटेड। हाँ, कैसे? क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, फ्रिक्शन का, होगा कि नहीं? भाई देखो, फोर्स जब तुम दे रहे हो, वो एरिया क्यों बोल रहे हैं, देयर शुड बी सम फ्रिक्शन। ठीक है, जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। ठीक है, आप याद कीजिए, फ्रिक्शन किसके लिए होता है, इंटरलॉकिंग ऑफ स्पेसेस के लिए होता है। ठीक है, समझ लो इसके ऊपर और इसके ऊपर, ठीक है, इंटरलॉकिंग हो रही है, जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में है उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, मोर इज द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज, मोर विल बी द फ्रिक्शन बिटवीन देम। समझ में आ रहा है ये? इसीलिए तो हम देखो, हम फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, चक्के लगा देते हैं भाई साहब, एरिया कम हो गया, अभी बॉडी मूव करेगा। ठीक है, हम बॉडी के नीचे चक्के लगा दिए हमने। कोई बहुत बड़ा बक्सा है भाई साहब, उसको आप धक्का मार रहे धक्का मारे, उसके नीचे 4 व्हील्स लगा दो आप, भाई साहब जाएगा आगे। क्यों कर दिया आपने भाई साहब, फ्रिक्शन को कम कर दिया। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को आपने कम कर दिया है, यू हैव रिड्यूस द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो जिसका जितना ज्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उसका फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा, और उसका मूवमेंट भी फोर्स के हिसाब से कम होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? द मोर इज द एरिया, द मोर विल बी द फ्रिक्शन, and hence friction is what, an opposing force, and the more is the friction experienced by the body, the lesser will be its movement। क्या ये समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ किसका सबसे कम मूवमेंट हुआ, d1 का, तो इसका मतलब एरिया सबसे ज्यादा किसका होगा भाई साहब, a1 का एरिया सबसे ज्यादा होगा, है ना। फिर a4 का, a4 का एरिया, फिर भाई साहब आएगा आपका a2 का एरिया, फिर आएगा भाई साहब आपका a3 का एरिया। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो a1 a4 a2 a3, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या हुआ? अरे भाई मूवमेंट देखो ना, सबको हमने सेम फोर्स अप्लाई किया हुआ है, सबको हमने सेम फोर्स अप्लाई किया हुआ है। एक d1 तक गया, एक d4 तक गया, एक d2 तक गया और एक d3 तक गया, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, d3 इज मोर देन d2 इज मोर देन d4 इज मोर देन d1। ठीक है, तो सबसे कम किसने मूव किया है, d1 ने मूव किया है। इसका मतलब सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स किस पे लगा है, d1 पे लगा है। सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स किस पे लगेगा, जिसका सबसे ज्यादा एरिया होगा, तो इसका मतलब d1 का एरिया सबसे ज्यादा है। समझ में आ रहा है? मतलब एक्चुअली में क्या है, एरिया, क्यूब का एरिया क्या हो जाएगा भाई साहब, लोअर सरफेस का ये होगा ना। लेकिन इसको अगर हम देखें तो a1 स्क्वायर कहां से आ रहा होगा, a1 से तो आ रहा होगा। ठीक है, दिस विल बी a4 a2 एंड a3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, सबसे कम जिसका मूवमेंट हुआ होगा उसका, इसका मतलब उसके ऊपर सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगा होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स एरिया से इंक्रीज होता है। जिसका जितना ज्यादा एरिया रहेगा उसके ऊपर उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इसका मतलब d1 मूवमेंट सबसे कम है तो इसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, मतलब इसका साइड सबसे ज्यादा होगा, इसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, a1 स्क्वायर विल बी मोर। ठीक है,
फिर D2 VD एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ओके, सो मोशन ऑफ द बॉक्सेस, तो आपका भाई साहब देखो A1, A4, A2 एंड A3, दिस इज बेसिकली द मोशन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। So the motion of the box in the ground is opposed by the friction which is offered by the irregularities present on the surface. फ्रिक्शन भाई साहब होता क्या है, देखो ऐसा होता है, दो सरफेसेस के बीच में आपको लग रहा हो कि ये दो सरफेसेस इन कांटेक्ट हैं, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे बहुत सारे इरेगुलरिटीज होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, और इन इरेगुलरिटीज की वजह से क्या होता है, देयर इज इंटरलॉकिंग ऑफ स्पेसेस, देयर इज इंटरलॉकिंग, ठीक है। The magnitude of friction depends on the mass of the moving object. The greater the mass of the moving object, the more is the friction and vice versa. Here, all the boxes are cubical in shape and made up of some material. Therefore, the friction of each box will depend on its volume, which is proportional to its mass. It is given that the distances are related as D3, D2, D4, D1. Hence, it can be inferred the friction offered by the ground is friction of box 1 is more than friction of box 4 is more than friction of box 2 and so on and so forth. इसीलिए भाई साहब देखो ये वाला हो जाएगा A1, A4, A2 एंड A3, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस कॉन्सेप्ट पीपल? चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। देखो देखो पूरा है, अलग अलग है।
দেখছি আর দেখছি এখন করছি পরে তোমাকে বলছি। In which of the following alternatives are the activities categorized correctly according to the advantages and disadvantages of the role of friction in them? So advantage is walking on a surface, writing. Disadvantage of, तो क्या advantage है walking on a surface? क्या ये advantage है? Disadvantage of writing on a blackboard, ये तो advantage है उल्टा। अब blackboard में लिख ही नहीं सकते अगर friction नहीं होगा, है ना? समझ में आ रहा है ये? तो ये wrong है, ठीक है? Flying of an airplane, is it an advantage of friction? एयरप्लेन भाई साहब ऐसे जा रहा है, तो मतलब ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ये डिसएडवांटेज है बेसिकली, ये डिसएडवांटेज है, ठीक है? क्योंकि उसको फ्रिक्शन एयर से मिलता है। एयरप्लेन जब मूव कर रहा है तो देयर इज अ कांस्टेंट फ्रिक्शन फेस्ड बाय द एयरप्लेन, ठीक है? ओके, वियरिंग आउट ऑफ अ शू, ये डिसएडवांटेज है। वियरिंग आउट ऑफ अ शू इज अ डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, अप्लाइंग ब्रेक ऑन अ मूविंग कार, यस, ठीक है? राइटिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड, यस। वॉकिंग ऑन अ सरफेस, यस। हम वॉक कर ही नहीं पाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, फिसल जाएंगे भाई साहब। अगर मैं यहाँ पे अभी ऐसे ऐसे इधर उधर कर रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे तेल डाल दिया जाए तो मैं फिसल जाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू वॉक। व्हाट विल ऑयल डू? ऑयल विल रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस, आई विल नॉट बी एबल टू वॉक एनी मोर, ठीक है? ओके, फ्लाइंग ऑफ एन एयरप्लेन, ये बेसिकली आपका डिसएडवांटेज है, ये करेक्ट है। वियरिंग आउट ऑफ अ शू, ये भी करेक्ट है भाई साहब, डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपका शू जो है वो वियर आउट होगा ही, वो घिसता ही रहेगा, और इस घिसने में वो वियर आउट होगा, पुराने होंगे, उसका सोल जो है वो पुराना होता जाएगा, ठीक है? क्योंकि आप हर बार जब मूव करते हैं तो फ्रिक्शन आपके अपोज में खड़ा होता है, और अपोजिंग फोर्स आपका क्या करेगा, आपके शू को वियर एंड टियर करेगा, ठीक है? ओके, ओके, तो ये बेसिकली पूरा पूरा करेक्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैटेगराइज कैरी करेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज? ओके, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्लाइंग ऑफ एन एयरप्लेन, ये डिसएडवांटेज है भाई, ठीक है? वेयरिंग आउट ऑफ अ शू, ये भी डिसएडवांटेज है। राइटिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड, ये आपका एडवांटेज है, ये रॉन्ग हो गया। अप्लाइंग ब्रेक ऑन अ मूविंग कार, ये अभी आपका एडवांटेज है, ये भी रॉन्ग हो गया। वॉकिंग ऑन अ सरफेस, ये भी आपका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज में लिखा हुआ है, ठीक है? एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, अप्लाइंग ब्रेक ऑन अ मूविंग कार, करेक्ट है भाई साहब। राइडिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड, करेक्ट है। वियरिंग आउट ऑफ अ शू, करेक्ट है। फ्लाइंग ऑफ एन एयरप्लेन, ठीक है, ये भी करेक्ट है। वॉकिंग ऑन अ सरफेस, ये डिसएडवांटेज नहीं, एडवांटेज है, दिस इज बेसिकली एडवांटेज, ठीक है? क्लियर है? सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? when brakes are applied on a moving car, अभी भाई साहब कभी भी जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो, ठीक है, when brakes are applied on a moving car, the brake pads come in contact with the wheels and reduce the speed of the wheels due to friction between the pads and the tires. As a result, the frictional force which acts between the roads and the tires of the car also increases and the car stops. Without friction, it would be impossible to stop a car after starting. Therefore, it is an advantage of friction by sir. ये properly आपका advantage है, ठीक है? The surface of a blackboard is made rough in order to write on it. Writing with chalk on blackboard is easy because of the friction that exists between the tip of the chalk and the blackboard. This friction results in the deposition of chalk on the blackboard. जब आप blackboard पे लिखते हैं तो वो डिपॉजिट होता रहता है। ये इंटरैक्टिव पैनल से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि इंटरैक्टिव पैनल में टिप होता है, वो सेंसर पॉइंट्स होते हैं, तो उसकी वजह से चल रहा है। लेकिन ब्लैक बोर्ड में लिखना मतलब ऐसा होता है, इट इज ऑलवेज ड्यू टू द चॉक। अगर बहुत स्लिपरी ब्लैक बोर्ड रहेगा तो चॉक ले से आप लिख नहीं पाओगे, या चॉक आपका बहुत स्लिपरी रहेगा तो नहीं लिख पाओगे। चॉक में और ब्लैक बोर्ड में फ्रिक्शन रहना जरूरी है। In order for the chalk particles to get deposited on the blackboard, there has to be a good amount of friction between the chalk and the blackboard. Are we clear? Okay. क्या बोलो? अच्छा, it would not be possible to write if the blackboard is made frictionless. Therefore, this is an advantage of the force of friction. It is the friction between the foot of the and the road that helps us in walking. If there was no friction present there, then we would not be able to walk on the road. This is the advantage of friction. Disadvantages of friction: sole of a shoe wears out because of the heat produced by the friction. Okay? Hence, it is a disadvantage of friction. During flight, the frictional force between an airplane body and air opposes the motion of the airplane. Therefore, more energy of airplane engine is spent to overcome the resistance offered by the air friction. ठीक है? तो आपका देखो यहाँ पे फ्रिक्शन अपोज कर रहा है बेसिकली मोशन को. Therefore, more energy of airplane engine is spent to overcome the resistance offered by the air friction, and the speed of the airplane decrease. आपका एयरप्लेन का स्पीड डिक्रीज होगा. ठीक है? Therefore, this is a disadvantage of friction. Moving of an airplane उतना स्मूथली वो मूव नहीं कर पा रहा है. ठीक है? Okay. What is the function of adrenaline hormone in our body? तो एड्रेनालिन हार्मोन सिर्फ पैनिक सिचुएशन नहीं,
बहुत सारे इमोशनल टर्बुलेंसेस में भी वो काम करता है। आपका बॉडी जब कोई फिजिकल या इमोशनल थ्रेट में है, तो यहाँ पे गुदगुदी सी होगी आपको, ठीक है। तो ये आपके एड्रेनाइन ग्लैंड्स आर जस्ट लोकेटेड अ लिटिल अबव द किडनीज, ठीक है। और वहां पे ऐसा गुदगुदी, जैसे आप वो मेरी गो राउंड में अगर नीचे उतर रहे हैं आप, ठीक है, तो आपको वैसा वो फीलिंग आती है। या कोई पहाड़ की चढ़ाई से अगर आप नीचे उतर रहे हैं, यू गेट दैट फीलिंग, ठीक है। क्योंकि वो आपका एक वेटलेसनेस का सिचुएशन क्रिएट करता है। आपका बॉडी आइडेंटिफाई कर रहा है कि आप थ्रेट में हैं, तो योर पोटेंशियल इंक्रीज, आपके जो फिजिकल पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे टू इधर फाइट और फ्लाइट, ठीक है। इसी को हम एड्रेनालाइन बोलते हैं ना, एड्रेनालाइन रश है, इसीलिए भाई साहब लोग बाइक भगा रहे हैं, मजा आता है उनको, ठीक है। वो एड्रेनालाइन गुदगुदी होती है उनको, ठीक है। मतलब जोर से बाइक भगाने का ये मजा है, लेकिन मजा कभी कभी और ज्यादा करके सजा बन जाती है, अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए, ठीक है। खैर, this is basically adrenaline. Okay, there are two adrenaline glands in the body, ठीक है, and are located at the top of the kidneys. Kidneys के ऊपर है भाई साहब, दो adrenaline glands है, और आप इसको वाकई में फील कर सकते हैं। वो गुदगुदी को जो आप फील करते हैं, एक्चुअली उसमें से adrenaline hormones निकल रहे हैं। वो केमिकल प्रोसेस है, ऐसा कोई गुदगुदी नहीं हो रहा है आपके अंदर, वो एक्चुअली में वो एड्रेनालाइन हार्मोन्स निकल रहे हैं, आपके बॉडी को इक्विप कर रहे हैं टू फाइट और फ्लाइट। आपके बॉडी की पोटेंशियल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। एड्रेनालाइन ग्लैंड सिक्रीट एड्रेनालाइन हार्मोन व्हिच हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन इज वेरी एंग्री, एम्बैरेस्ड और वरीड, ठीक है। बहुत ज्यादा कोई एंग्री है या एम्बैरेस्ड है या वरीड है, तो आपके बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, ऐसे नहीं कि कोई फिजिकल थ्रेट है, ठीक है। इवन इफ देयर इज एन इमोशनल थ्रेट, देन आल्सो द एड्रेनालाइन ग्लैंड्स विल वर्क, ठीक है। तो एड्रेनालाइन ग्लैंड्स आपके आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को, आपके फिजिकल कैपेसिटी को शूट अप कर देती है। दे बेसिकली शूट अप, ठीक है। ये आपके थिंकिंग कैपेसिटी और फिजिकल कैपेसिटी को शूट अप कर देते हैं। आप कभी कभी देखेंगे यार, वो गाड़ी आ रही थी तो और मैं एकदम रोड एक हाई जंप में क्रॉस कर गया, लेट्स से। आपने देखा होगा ऐसे लोग बोलते हैं, यार वो गाड़ी आ रही थी बहुत जोर से और मैं रास्ता क्रॉस कर रहा था, मैंने गाड़ी की तरफ देखा और पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम एक जंप में क्रॉस कर गया। यस, योर पोटेंसीज हैव इंक्रीज्ड, किसी ने मुझे बचा लिया, भगवान ने मुझे, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, ठीक है। आपके बॉडी में पोटेंशियल फटाक से बढ़ गया। क्यों बढ़ गया भाई साहब? ये एड्रेनालाइन ग्लैंड्स की वजह से। आप उस टाइम पे यूजुअल बोल्ड हो गए भाई साहब, ठीक है। यू हैव लीप, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस आप उतना बड़ा छलांग नहीं मार सकते, इतना जोर से नहीं आ सकते, लेकिन जब एड्रेनालाइन ग्लैंड्स ऑर्डिनल हार्मोन छोड़ रही है, तब आप कर सकते हैं। आपकी बॉडी की पोटेंसी बढ़ा देता है, पोटेंशियल बढ़ा देता है आपकी बॉडी का, काम करने का, थिंकिंग का, ये सारे, ठीक है, अपने आप होता है ये। डिसएडवांटेज ये है कि आपको भूख नहीं लगेगी। डिसएडवांटेज ये है कि कुछ टाइम तक आप रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। मतलब अगर समझ लो आपने ऐसा एड्रेनालाइन रश हुआ तो आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आपको आप मतलब कूल एंड काम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप एक एक्साइटेड स्टेट में आ गए, ठीक है। यू आर ऑन एन एक्साइटेड स्टेट, मतलब फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है। और वो मतलब बहुत सहमे से गए हैं, तो उसको वो स्ट्रेस बस्ट कर रहा है, लेकिन आप कूल एंड काम नहीं हो पाएंगे। थोड़ा सा आपके बॉडी में मतलब देखो यार, समझो चीजों को, जब आपका ग्रोथ होता है, आपको क्या लगता है ग्रोथ कब होता है? आपका सबसे ज्यादा ग्रोथ कब होता है? हाँ, नहीं नहीं, ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ टाइम? ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैं आपके, हाँ, अरे यार एज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन्होंने भी एडोलेसेंस ही बोला। आप, हाँ, अरे फिर वही एक ही चीज बोले जा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ ग्रोथ सबसे ज्यादा कब होता है? ग्रोथ इज ए कंटिन्यूअस फिनोमिना। ग्रोथ आपकी जब सो रहे होंगे तब होता है। लोगों को लगता है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तब ग्रोथ हो रहा है, लोगों को लगता है हम रनिंग कर रहे हैं तब ग्रोथ हो रहा है, या खाना खा रहे हैं तब ग्रोथ हो रहा है। नो, व्हेन यू आर स्लीपिंग देन द एक्चुअल ग्रोथ हैपेंस, क्योंकि आपका बॉडी उस चीज में फंक्शन कर सकता है, बाकी सारी चीजें अभी बंद है, तो बॉडी ग्रोथ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, ठीक है। दैट्स व्हेन द ग्रोथ हैपेंस। एड्रेनालाइन ग्लैंड्स बहुत ज्यादा जिसके यूज होते हो तो उनका ग्रोथ कम हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर सम लेकिन मिनिएचर डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो बेसिकली एड्रेनालाइन ग्लैंड्स आर द वंस व्हिच इक्विप अस टू ईदर फाइट और फ्लाइट अ सिचुएशन, इधर भाई साहब फाइट या फ्लाइट, ठीक है। या तो भागो सिचुएशन से या तो लड़ो, दोनों में से कोई एक काम, जब आपके जान पे आ गई है बात, ठीक है, तो ये एड्रेनालाइन ग्लैंड्स आपको हेल्प करेंगे, आपके फिजिकल पोटेंशियल्स को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है। Imagine that an object is falling to a long, straight glass tube held vertical. Air has been removed completely from the tube. The object does not touch the walls of the tube. Will the object experience any force of friction? तो एक ट्यूब है, देखो, इस ट्यूब में से आपने हवा को निकाल दिया है, कोई एयर नहीं है। नाउ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग विदाउट टचिंग द
walls of the tube, it is falling. Will this object experience any friction? देखो, अगर ऐसा ना होता, अगर ऐसा होता, देखो ट्यूब ऐसा है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये कांस्टेंट फ्रिक्शन फेस करता, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है? कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है? सो देयर इज अ कांटेक्ट बिटवीन द ग्लास वॉल्स ऑफ द ट्यूब एंड द ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑफ विच इट विल कंटिन्यूअसली फेस फ्रिक्शन. दूसरा क्या है? अगर एयर होता तो समझ लो अभी हमने एयर रखा है इसमें, तो एयर के साथ भी वो कांटेक्ट में आ रहा है, तो भी वो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करता, ठीक है? आप अर्थ में रहकर सेफ इसलिए हैं क्योंकि आपके ऊपर बहुत दूर तक एटमॉस्फेयर है, और ये आपको कैसे बचाता है? तो समझ लीजिए ये अर्थ है, ठीक है? इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, ठीक है? उसके ऊपर तो एम्प्टी स्पेस है, तो समझ लो कोई मेटियोर है, मेटियोर बहुत बड़ा कोई मेटियोर है और वो स्पीड से आ रहा है अपने अपने, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है? वो मेटियोर है या रॉक फ्रैगमेंट है, बहुत बड़े बड़े चंक्स है, मतलब वो अगर अर्थ पे गिरे तो हो सकता है पूरा इंडिया ही गायब हो जाए, इतना बड़ा हीट जनरेट हो, ठीक है? वो बहुत जोर से आ रहा है अर्थ के ऊपर, तो अर्थ की ग्रेविटी उसको खींच रही है, और ग्रेविटी का एटमॉस्फेयर के साथ, मतलब ग्रेविटी एटमॉस्फेयर के बाहर भी एक्ट करती है, तो खींच रही है वैसे, वो आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, एटमॉस्फेयर एक कांटेक्ट में आया, फ्रिक्शन क्रिएट होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा, वो भाई साहब एटमॉस्फेयर में बहुत जोर से जा रहा है और एटमॉस्फेयर के साथ उसका फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, इतना ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा कि भाई साहब ये जलने, ये खोलने लगेगा, ये एकदम बॉम्ब की तरह हो जाएगा, इतना हीट डेवलप होगा और ये फूट जाएगा, ठीक है? तो अल्टीमेटली अर्थ में जो गिरेंगे वो धूल के पार्टिकल्स गिरेंगे, ठीक है? दैट्स हाउ यू आर सेफ. ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज नहीं आ रही है, बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज इधर उधर भटकते हुए एस्टेरॉइड मेटियोर्स आते ही रहते हैं. एक मेटियोर ने हमें अटैक किया और पूरे डायनासोर का स्पीशी गायब हो गया, ठीक है? दैट इज व्हाट इज अज्यूम्ड कि भाई डायनासोर जैसे ऐसे शक्तिशाली स्पीशीज गायब कैसे हो गए अचानक भयानक में. तो देयर इज अ प्लेस इन इंडिया इटसेल्फ wherein it is assumed that some meteorite had fallen long time back. The moment it struck the earth का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया कि बाकी सारे जितने भी बड़े बड़े जानवर थे वो लगभग मर गए, अमोइबा बचा रह गया, जिसके वजह से शायद हम सब अमोइबा से आए हुए हैं, ऐसा थियरी है. प्रैक्टिकल तो किसी को भी नहीं मालूम क्या है, बट दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ meteor is coming very with a very high speed. The moment it enters the Earth's atmosphere, it experiences a severe friction by the atmosphere, and friction generates heat. आप देखो भाई साहब, आप अपने हाथों को मलो, हाथ गर्म हो गए, क्यों? क्योंकि हाथों के मूवमेंट में फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, तो फ्रिक्शन जनरेट्स एन हीट, और ये फ्रिक्शन इतना ज्यादा हीट जनरेट करेगा कि वो भाई साहब खोलता हुआ पूरा रॉक फ्रैगमेंट एक्सप्लोड हो जाएगा, ठीक है? और एक्सप्लोड होके भाई साहब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स भाई साहब अर्थ में गिरेंगे जो हार्मलेस होंगे. अरे भाई, अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटी है, अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटी, तुम अलग क्वेश्चन पे चले गए, ये सन है ये अर्थ है, ग्रेविटी है, मतलब ये ग्रेविटी की वजह से ही तो ये घूम रहा है, ये आप आगे चलकर पढ़ेंगे. ये जो ग्रेविटी है Gm1m2/r², ये बेसिकली mv²/r होता है, इसी की वजह से तो घूम रहा है. तुमको अगर, मुझे अगर किसी चीज को घुमाना है अपनी उंगलियों पे ऐसे, ठीक है, धागे से, तो मुझे कॉन्स्टेंटली फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना, मुझे कॉन्स्टेंटली अपनी उंगलियों से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जो धागों से होता हुआ स्टोन तक जाएगा और फिर ये घूमेगा. अगर मैंने इसको लुफ्त-पुष्ट कर दिया तो ये भी लुफ्त-पुष्ट हो जाएगा वैसा, है ना? तो अर्थ और सन के बीच में भाई साहब कोई धागा तो नहीं बंधा हुआ है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स उसको चक्कर खिला रहा है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स भाई साहब आपका सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए अर्थ भाई साहब नहीं जा रहा है. अर्थ थोड़ा सा भी अंदर आ जाए या थोड़ा सा भी बाहर चला जाए तो बहुत हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा. तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भाई साहब सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है. ये अभी आप नहीं समझ पाएंगे, इट्स अ लिटिल आउट ऑफ स्कोप फॉर यू. ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? दैट्स द रीजन दिस टेकिंग दैट शेप, ठीक है? ओके, ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विल द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? सो द आंसर इज नो, ठीक है? बिकॉज देर इज नो कॉन्टैक्ट इधर विद द ग्लास ट्यूब, नीदर देर इज एनी कॉन्टैक्ट विद द एयर, ठीक है? क्लियर है? गिर जाएगा वो विदाउट एक्सपीरियंसिंग एनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. यहाँ पे क्वेश्चन वो नहीं है कि क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि उसको फ्रिक्शन मिलेगा या नहीं. नो, द ऑब्जेक्ट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फ्रिक्शनल फोर्स, बिकॉज टू एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू सर्फेसेस मस्ट बी देयर, एंड देयर इज ओनली वन सर्फेस इन दिस केस. मतलब एक ही ये बचा है, दो तो है ही नहीं भाई साहब, मतलब ये किसी इसके साथ भी कांटेक्ट में नहीं आ रहा और एयर के साथ भी. फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स, ठीक है? सो इफ देयर आर नो कॉन्टैक्ट्स बिटवीन टू सर्फेसेस, obviously there will be no friction as well,
ठीक है, क्लियर? What is meant by secondary sexual characteristics in humans? Explain with the help of an example. चलिए फटाफट फटाफट लिखना है इसको. बोलिए क्या जाएगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप एट द एज ऑफ प्यूबर्टी और एडोलेसेंस. ठीक है, क्या क्या है वैसा आपके मेल्स में क्या जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर, दाढ़ी मूछ आने लगती है, वॉइस क्रैक हो जाता है, द शोल्डर्स ब्रॉडन आउट. ठीक है, हाइट इंक्रीज होती है. ठीक है, सेम हैपेंस विद फीमेल्स. ठीक है, देयर हाइट आल्सो इंक्रीजेस, देयर वॉइस आल्सो गेट्स चेंज. ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो डेवलप होते हैं वो क्या क्या है? What are the secondary sexual characteristics? Sexual characteristics which develop in mature boys and girls. ठीक है, mature boys and girls बोलना उतना आसान नहीं, मतलब puberty, after puberty. ठीक है, at puberty are called secondary sexual characteristics. These are controlled by hormones. ये हमारे बॉडी में जो हॉर्मोन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं and they secrete their secretions in the main blood stream. ठीक है, ओके. क्या क्या है भाई साहब? हॉर्मोन्स रिलीज बाय द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस एंड ओवरीज. Testes are in males and ovaries are in females, are in and involved in the development of secondary sexual characteristics are called as sex hormones. ठीक है, the two common sex hormones are testosterone and estrogen. ये भाई साहब आपके common sex hormones हैं, testosterone and estrogen. Testosterone again is found in males and estrogen is found in females. ठीक है, these are required for reproduction. ठीक है, okay. Secondary sexual characteristics that develops in males: hair grows on the face in the form of mustache and beard and on the chest. Okay, testes grow and starts producing sperms in males. And sperms are what? These are basically male gametes. These are male gametes. Okay, there are secondary sexual characteristics that develop in females. Females में किस तरह के secondary sexual characteristics develop होते हैं? Milk secreting glands और mammary glands develop inside the breast. ठीक है, इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो चालू हो जाता है. ठीक है, ओवरी इनलार्जेस एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मैच्योर्ड एग्स. तो ओवरी से एग्स का प्रोडक्शन चालू हो जाता है. द मोमेंट द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स, इट्स एन इंडिकेटर दैट द एग्स आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड एंड आर रिलीज्ड एज वेल. ठीक है, मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो हर मंथ में होता है और मेंस्ट्रुएशन का मतलब ये है कि वो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है. दैट एग अलोंग विथ द एंटायर कुशन इज मूविंग आउट. ठीक है, दैट इज व्हाट इट मींस. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे आपके एग्स रिलीज हुए हैं, तो एग्स स्टे हियर. इफ द सेक्सुअल एक्टिविटी हैपेंस एंड द स्पर्म्स रीच हियर, तो यही एग जाइगोट में बदल जाएगा और यही जाइगोट यहाँ पे लैंड होगा. ठीक है, दिस विल लैंड इन द कुशन हियर. दिस इज बेसिकली द यूट्रस. यहाँ पे हम सबका डेवलपमेंट हुआ है. वी ऑल हैव डेवलप्ड फ्रॉम हियर. So this uterus is the place where the child development takes place. In case the egg is not fertilized, तो होता क्या है, जैसे जैसे ये एग रिलीज होता है साथ ही साथ यहाँ पे एक कुशन बन जाता है ब्लड वेसल्स का. तो दे आर इमेजिनिंग, ये हमारा मतलब एक फीमेल बॉडी में देयर इज अ प्रिपरेशन मेड फॉर द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ दिस एग आफ्टर फर्टिलाइजेशन. If the egg is not fertilized, then this cushion along with the egg moves out.
and that's called menstruation, which happens for 4 or 5 days every month. ठीक है, after the puberty. ठीक है, so these are the secondary sexual characteristics that develop in males and females. इसका एक नोट बना लीजिए, जो चीजें आपके आंसर में दिखनी चाहिए वो क्या है? द वर्ड प्यूबर्टी, देन हॉर्मोन्स और रिलीज, तो टेस्टिस का, ओवरीज, ठीक है, ये सब आपके कीवर्ड्स हैं। टेस्टिस, ओवरीज, ठीक है, sex hormones, testosterone, which is basically in males, and estrogen, which is found in females. Testosterone, which is found in males, and estrogen, which is found in females. ठीक है, ये आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। थोड़ा फटाफट से नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से, क्विक क्विक, जल्दी। वो तुमको लेने आ जाएंगे क्या? तो अभी, अच्छा, ऑन कॉल, ओके, नो डोंट कम, ऐसा बोल देंगे आप तो नहीं आएंगे ना? डन डन। व्हाट आर पिंपल्स, हाउ आर पिंपल्स फॉर्म? कौन से? अरे बाप रे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं हमारे, और ये क्या सिक्रीट करते हैं? ऑयल। तो इसके वजह से पिंपल्स आते हैं। लेकिन क्यों अचानक में आपके प्यूबर्टी में ऐसे आते हैं? व्हाई नॉट इन द चाइल्डहुड इटसेल्फ? और हमारे एज में तो नहीं आते, आपके एज में क्यों आएंगे ये? समझा? सेबेशियस ग्लैंड्स ऑयल सिक्रीट कर रहे हैं, ऑयल सिक्रीट कर रहे हैं, तो पिंपल्स आ रहे हैं मुंह पे। ठीक है, तो ये आपके एज में या प्यूबर्टी के एज में क्यों हो रहे हैं? हमारे एज में या चाइल्डहुड के एज में क्यों नहीं आता है? ऐसा क्यों नहीं होते हैं? ठीक है, pimples are small red spots on the face of a person. ठीक है, many adolescent boys and girls may get acne and pimples on the face during puberty. ये puberty में होता है due to increased activity of sebaceous glands. तो आपके sebaceous glands की एक्टिविटी बढ़ जाती है। sebaceous glands होते क्या हैं? ये ऑयल सिक्रीट करते हैं। क्यों ऑयल सिक्रीट करेंगे? हाँ, पसीना एक दूसरा चीज है, इट्स वाटर एंड सॉल्ट, और ऑयल इज डिफरेंट। व्हाई इज योर स्किन having sebaceous glands that secrete oil? मॉइस्चर, स्किन मॉइस्ट बना रहे, क्यों? तुम भाई साहब ये हो क्या, फ्रॉग हो क्या? उसका स्किन मॉइस्ट बना रहे। स्किन मॉइस्ट क्यों बना रहे? और ड्राई हुआ तो क्या होगा? क्या, क्या होगा? ये तो तुम्हारे, ये सब जितने भी ये कंपनीज हैं, उन लोगों ने ये किया है ना, वो आपकी ड्राई स्किन हो गई है, पॉन्ड्स लगाइए, ये लगाइए, वो लगाइए। ये नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ड्राई होगा तो क्या होगा? ड्राई तो होगी भाई साहब, ड्राई क्यों नहीं होगी? देखो, होता क्या है, ये हमारे स्किन के नीचे जो है, स्किन के नीचे लेयर में
सेबेशियस ग्लैंड्स हैं। साइंस को समझो भाई साहब, ये सेबेशियस ग्लैंड्स हैं ये, और हमारा शरीर बिना साइंस के कुछ भी नहीं करेगा। अंडरस्टैंड दिस, नेचर बहुत साइंटिफिक है, कि हम जैसे उल्लू लोग इसको कुछ और बना देते हैं। नेचर भाई साहब एक काम बिना साइंस के नहीं करेगा, एक काम नहीं, ठीक है। बहुत रैशनल है नेचर, ये हम जैसे लोग इसको इरेशनल बनाने की कोशिश करते हैं। देखो आपका बॉडी है, ये सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, ठीक है। अभी सेबेशियस ग्लैंड्स ऑयल क्यों सिक्रीट कर रहे हैं, इसको समझिए। आपके बॉडी में ये जो स्किन है, इसमें भाई साहब आपका क्या आता है, स्वेट आता है, वाटर, ठीक है। अगर आपके बॉडी से ज्यादा वाटर लॉस हो जाए तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, आप फेंट हो सकते हैं, अ पर्सन कैन लूज हिज लाइफ, ठीक है। गर्मी के मौसम में भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, गर्मी के मौसम में आप देखोगे आपका स्किन ज्यादा ऑयली रहेगा, ठंडी के मौसम में आपका स्किन ड्राई हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इसको समझिए। गर्मी के मौसम में आपका ऑयली स्किन इसलिए रहेगा क्योंकि ज्यादा पॉसिबिलिटी है आपका वाटर लॉस, गर्मी है, आपके पसीने ज्यादा निकलेंगे, पसीने ज्यादा निकलेंगे तो ड्राई भी होगा, मतलब आपके बॉडी से वाटर लॉस बढ़ जाएगा। इसको अवॉइड करने के लिए आपका स्किन क्या करता है, ऑयल सिक्रीट करता है। अगर आप किसी बीकर में ऑयल और वाटर को लेते हैं, ठीक है, तो ऑयल और वाटर में क्या हो जाएगा, आप हमेशा देखेंगे ऑयल ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे, बिकॉज वाटर हैज ग्रेटर डेंसिटी देन ऑयल। अभी ऑयल अगर ऊपर आ जाता है तो वाटर इवेपोरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए हमारे यहाँ पे भाई साहब ये ऑयल आ गया तो वाटर नीचे ही रहेगा, इवेपोरेट नहीं कर पाएगा। हमारा डिहाइड्रेशन का जो प्रॉब्लम है उससे हम बच सकते हैं। ये बड़े साइंटिफिक तरीके से हमारा स्किन ऑयली हो जाता है ड्यूरिंग ड्यूरिंग समर्स। विंटर्स में जरूरत नहीं है, विंटर्स में उतनी गर्मी है नहीं, उतना वाटर लॉस होगा नहीं, तो सेबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं भाई साहब क्यों फालतू में हम ऑयल सिक्रीट करें। नेचर बहुत साइंटिफिक है, ठीक है। ये जो आप बोलते हैं ना सर्दियों में आपकी त्वचा रूखी हो गई है, पॉन्ड्स क्रीम लगाइए, हाँ रूखी होगी क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है, ड्राई होना नेचुरल प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि भाई साहब आपके स्किन ने, सेबेशियस ग्लैंड ने बोला क्यों भाई हम ऑयल मैन्युफैक्चर करें, अभी हमारे वाटर लॉस का कोई रिस्क नहीं है, तो लेट इट नॉट मैन्युफैक्चर, तो स्किन का ड्राई होना। आपके यहाँ पे ज्यादा नहीं होता होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे ठंडी इतनी देर नहीं पड़ती है। नॉर्थ वगैरह में जाओगे तो भाई साहब पूरे बदन में लोग पॉन्ड्स क्रीम मांग लगाते रहते हैं क्योंकि उनका स्किन ड्राई हो जाता है, इट हैपेंस, ठीक है। ओके, सो दिस इज व्हाई इट हैपेंस। सेबेशियस ग्लैंड्स, देखो आपका, तो सेबेशियस ग्लैंड्स इस प्यूबर्टी के एज में ज्यादा क्यों सिक्रेट कर रहे हैं, तो रीजन इज आपका ग्रोथ हो रहा है। आपका ग्रोथ हो रहा है तो आपका स्किन भी तो ग्रो कर रहा है, आपका बॉडी का हड्डी हड्डियां सब बढ़ रही है, तो हड्डियां स्किन के बाहर तो नहीं आ जाएंगी ना भाई साहब, स्किन को लेकर ही बढ़ेंगी ना। तो अगर स्किन बढ़ रहा है तो स्किन को अब ज्यादा सेबेशियस ग्लैंड्स, ज्यादा ऑयल की जरूरत पड़ेगी, तो दे विल मैन्युफैक्चर मोर ऑयल, ठीक है। तो दैट्स द रीजन समटाइम्स पिंपल्स डेवलप इन योर फेस, ठीक है, and sweat glands in the skin. The excess oil secreted by sebaceous glands and sweat secreted by sebaceous glands get collected in tiny pores. तो हमारे शक्ल में टाइनी पोर्स में ये कलेक्ट होने लगते हैं, जो एक्सेस ऑफ ऑयल है और वाटर है हमारे सेबेशियस ग्लैंड से, ठीक है। द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑयल, sweat and dead skin cells block the tiny pores in the face skin, ठीक है। Then bacteria grow in the blocked skin pores causing swelling and redness of the skin which leads to the formation of pimples. Actually में इसमें बैक्टीरिया होता है लेकिन ऐसा भी बैक्टीरिया नहीं कि खूंखार हो, ठीक है, मैनेजेबल है। आप वो बहुत सारे क्रीम्स आते हैं वगैरह, नहीं भी लगाएंगे तो भी अपने आप चला जाएगा, ठीक है। इट्स नॉट समथिंग, आपका स्किन अपने आप उसको हैंडल कर लेगा, अपने आप आपके स्किन में उतनी इम्यूनिटी रहती है कि इन सब चीजों को हैंडल किया जाए, ठीक है। सो इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, हम जितने भी इससे एम्बेरस हो या कुछ भी हो ये होगा, ठीक है, इट हैपेंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जनरली हैपेंस, ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। दिस इज ड्यू टू एक्स्ट्रा सिक्रेशन ऑफ सेबेशियस ऑफ ऑयल फ्रॉम योर सेबेशियस ग्लैंड्स व्हिच इज अ वेरी वेरी नेचुरल प्रोसेस। क्या ये समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चंस यू हैव? ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके, कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्सर्टेड ऑन एन एरिया ऑफ, चलिए चलिए एकदम आसान सा सवाल है भाई साहब, लल्लू मंजू सवाल। हाँ, तो आपका भाई साहब प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना है भाई साहब 200 न्यूटन, एरिया कितना है 10 मीटर स्क्वायर, पहले वाले सवाल का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे हम 200 पास्कल, ठीक है। इसका बोलो pressure is equal to force upon area, that will be 200 by 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, ठीक है, और ये हो गया भाई साहब आपका 0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच 40 पास्कल। ये याद है ना भाई साहब, पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच पास्कल, ठीक है। ये प्रेशर का यूनिट है ना भाई साहब, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
ठीक है, क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका 40 पास्कल। क्या? अरे भाई क्या 220 क्या कट गया ना ये, सॉरी, हाँ ये 20 आएगा, ठीक है। दिस विल बी 20 पास्कल, ठीक है, एंड दिस विल बी 40 पास्कल, ठीक है। तो दिस इज 40 न्यूटन पर स्क्वायर और 40 पास्कल, एक आ गया आपका 20 पास्कल, ठीक है। Okay, okay, okay. A woman is in her reproductive phase of life even when the sperms are available at the time of release of a mature ovum by her ovary. Fertilization does not take place. Due to this, the woman is unable to bear a baby. What is the most likely defect in the reproductive system of this woman? तो ऐसा नहीं है, कभी कभी देखो एग्स नहीं मैन्युफैक्चर होते हैं या कभी कभी स्पर्म काउंट कम होता है, लेकिन ये दोनों के बाद होने के बावजूद भी आपका अगर एक किसी का अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं ड्यू टू ब्लॉक ओविडक्ट्स ऑफ द वुमेन, तो आपका भाई साहब जो वुमेन का दिस इज बेसिकली द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जहां से एग्स रिलीज होते हैं, ठीक है। सो स्पर्म की एंट्री भी बराबर टाइम पे हुई है, एग भी रिलीज हुए हैं, लेकिन ओविडक्ट्स जो है ये आपके ओविडक्ट्स हैं, यहाँ पे एग्स मैन्युफैक्चर होते हैं और एग्स यहाँ से रिलीज होते हैं, कभी कभी ये ओविडक्ट्स में ब्लॉकेज होता है, ठीक है। Due to blocked oviducts of the woman, the ovum released by the ovary cannot meet the sperm and get fertilized. So there is sexual activity happening. The sperms are reaching all the way up to the oviduct, but due to the blockage in the oviduct, the eggs are not reaching the oviduct, because of which fertilization is not happening. तो यहाँ पे reason क्या हो सकता है? Blocked oviducts, ठीक है? Ovum released by this cannot be fertilized. In vitro fertilization, ये in vitro fertilization जिसको अपन क्या बोलते हैं? IVF. This is known as in vitro fertilization or IVF technique is used to help those couples in having babies who can produce sperms and ovum, but fertilization does not take place in the woman's body due to blocked oviducts. तो इसको अपन बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज, ठीक है। तो एक्चुअली में बेबी का डेवलपमेंट एक टेस्ट ट्यूब में होता है। Sperms and oviducts are actually collected in a test tube and that's where the baby develops. टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं इसको। इसको अपन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे because for some reasons the female reproductive system is manufacturing eggs but will not be able to bear the child because the oviducts are blocked, ठीक है। तो बाहर डेवलपमेंट होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो दिस इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आपने बहुत सारे कामोटे में क्लिनिक्स देखे होंगे जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, लिखा रहता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर, आईवीएफ सेंटर। दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंस, टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। ओके, state the conditions necessary to maintain good reproductive health during adolescence. हेल्थ और हाइजीन को बनाने के लिए क्या क्या बहुत जरूरी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए? इट इज नेसेसरी टू ईट बैलेंस्ड डाइट ड्यूरिंग एडोलसेंस। आपका भाई साहब बॉडी का रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाता है इन टर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, क्योंकि अभी आपके सारे हार्मोन्स एक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है। बॉडी में बाढ़ आई हुई है भाई साहब, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। तो मतलब आपका बॉडी एक इमरजेंसी सिचुएशन में है, तो यू विल हैव टू फीड योरसेल्फ वेरी वेल। यहाँ पे थोड़ा सा भी बैलेंस डाइट अगर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होगा। 25-30 साल के हो गए हैं तब आप मील्स को स्किप कर रहे हैं या बैलेंस डाइट नहीं कर रहे हैं फिर भी चलेगा, लेकिन इस उम्र में प्यूबर्टी के टाइम पे अगर आप मील स्किप कर रहे हैं या स्टारवेशन पे जा रहे हैं देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम because your body will not get appropriate amount of nutrients which is very much important at this age for appropriate development, ठीक है। so it is necessary to eat a balanced diet during adolescence, ठीक है। इट इज बैलेंस डाइट मतलब प्रॉपर मात्रा में आपकी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल्स हो, ठीक है, ये सारी चीजें आपके बैलेंस तरीके से हो। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ठीक है। आप जो भी शौच कर रहे हो पर्सनल हाइजीन आप मेंटेन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टॉयलेट जो है वो बहुत क्लीन होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके स्कूलों में टॉयलेट्स क्लीन नहीं है तो यू शुड बी कंप्लेनिंग बिकॉज टॉयलेट्स आर यूज्ड बाय एवरीवन, ठीक है। सो टॉयलेट्स एंड ऑल देयर शुड बी स्पेशल इंपॉर्टेंस प्लेड टू पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग एडोलेसेंस। इट इज नेसेसरी टू टेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज ड्यूरिंग एडोलेसेंस। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, कोई फॉर्म ऑफ स्पोर्ट कीजिए आप, कोई रनिंग, जॉगिंग, कुछ भी करना है कीजिए, बट फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, क्योंकि जब तक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होगा आपके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली नहीं होगा, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका फिजिकल एक्सरसाइज होता रहे। इट इज नेसेसरी टू अवॉइड टेकिंग एनी ड्रग्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ठीक है। लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं इस टाइम पे और मैक्सिमम पॉपुलेशन किसी भी देश का जो ड्रग्स में इन्वॉल्व होता है वो इस दौरान होता है, ठीक है। The maximum population that consumes drugs in any country is the teenage population, ठीक है, क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, कूल हो गए हम, ठीक है। तो इस तरीके की मतलब दूसरों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं हम इस एज में, ठीक है।
तो कोई अगर आपके सामने सिगरेट पी रहा होगा या कोई अगर आपके सामने अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो आपके लिए कूल हो जाएगा वो, ठीक है? ओ वाह हाउ कूल। तो इस तरह से लोग प्रभावित होते हैं और ड्रग कंजम्पशन में जाते हैं, ठीक है? मोर एंड मोर पीपल आर एक्चुअली कंज्यूमिंग ड्रग्स ड्यूरिंग दिस एज, और यहाँ पे अगर लत लग गई तो वो सारा जीवन चलेगा, ठीक है? सो दीज आर थिंग्स व्हिच यू हैव टू स्पेशली टेक केयर ऑफ ड्यूरिंग एडोलेसेंस। फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी इसलिए क्योंकि आप भाई साहब खाना उस टाइप, अगर आप अच्छा खासा खाना खा रहे हैं और फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा? फैट डिपोजिशन चालू होगा, ओबेसिटी चालू होगी, ठीक है? तो वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली होना चाहिए ना आपके बॉडी में। अभी सिर्फ माइ फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आपका फिजिकल एक्सीलेंस प्रीसीड्स मेंटल एक्सीलेंस। आप देखेंगे जो लोग शार्प होते हैं दे आर जनरली मेंटेनिंग देयर बॉडीज एज वेल, ठीक है? कोई ऐसा बहुत रेयर आप देखोगे कि बहुत मोटा इंसान बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसा बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन कोई मोटू तोंदू राम बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसा बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। जो अपने सेहत को नहीं संभाल पाया, वो अपने दिमाग को क्या संभालेगा? सिंपल क्वेश्चन है ना, ठीक है? एक हमको शरीर मिला है, इसको अगर हम ठीक से खाना दें और ठीक से एक्सरसाइज करें तो मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप भाई साहब फॉरेन कंट्रीज में ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स नहीं देखेंगे, हमारे इंडिया में ही ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि हम कुछ भी ठूसते रहते हैं। अरे वड़ा पाव चल रहा है मस्त गरम, भाई साहब दबा दो, ठीक है? तो ऐसा है। तो इस तरीके का हमारा हम ज्यादा करके जो खाना खाते हैं, वी गो आफ्टर टेस्ट rather than न्यूट्रिशन वैल्यू। वी आर जनरली आफ्टर टेस्ट rather than न्यूट्रिशन वैल्यू। और एशिया इज अ कंट्री विच इज नोन फॉर स्पाइसेस। मसालों के लिए जाना जाता है। हम खाना में मसाला ठूसना ज्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू देखना। खैर ये तो हमारे पूरे सिस्टम में ही गड़बड़ है। लेकिन जहां तक हो सके भाई साहब, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। एंड एक्सरसाइज करना अप टू योर लास्ट डे शुड बी प्रैक्टिस। एक्सरसाइज करना मतलब कोई भारी भरकम जिम में जाकर भाई साहब चोले चोले बनाने नहीं, लेकिन कम से कम जो एक एक घंटे का योगा कर लिया आपने घर में बैठकर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आप भाई साहब बैडमिंटन खेल लिए या कोई कोई फॉर्म ऑफ स्पोर्ट, साइकिल चला लिया आपने 1 घंटा, एनीथिंग एनीथिग विच इज गिविंग यू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। देखो भाई साहब ऐसा फिजिकल एक्टिविटी किया कि हाथ ही टूट गया, बट यू शुड बी इन सम काइंड ऑफ स्पोर्ट और द अदर। इट विल ऑलवेज। तुमको क्या लगता है कि स्पोर्ट क्या मतलब अनइंटेलिजेंट लोगों का गेम है? नहीं। देखो अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ ना कि एक बॉल को बैट्समैन ने मारा और ये बॉल भाई साहब ऐसे गया, ठीक है? देयर आर कैलकुलेशंस, फिजिक्स में हम कैलकुलेशंस करते हैं, या कोई प्रोजेक्टाइल है ये ऐसे गया, यहाँ पे लैंड हुआ, ये डिस्टेंस कितना हुआ, मैक्सिमम हाइट कितनी हुई, ये सब कैलकुलेशंस आप करेंगे। लेकिन जब आप स्पोर्ट्स में होते हो तो ये सब कैलकुलेशन विदाउट पेन एंड पेपर करते हो, है ना? चाहे आप बैडमिंटन खेल रहे हो, चाहे क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे फुटबॉल खेल रहे हो, आपका भाई साहब ओपोनेंट किधर है, आपको किसको अपने को पास देना, वो कितने एंगल पे है, ये सब कैलकुलेशन आपका माइंड कर रहा है ना, ठीक है? हाँ 45-30 ये सब कैलकुलेशन नहीं कर रहा होगा, लेकिन एक एक कैलकुलेशन तो चल रहा है ना आपके माइंड में कि मेरा फील्डर किधर है या मेरे टीममेट किधर हैं, ये सब कैलकुलेशन फटाफट चल रहे हैं, तो आपका माइंड शार्प हो जाता है। और जब आप इसको भाई साहब एकेडमिक्स में अप्लाई करते हैं, ऑब्वियसली इट विल हैव अ क्लियर पिक्चर, ठीक है? तो व्हेन यू आर इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स, इट्स नॉट योर फिजिकल एक्टिविटी ओनली, इट्स योर मेंटल एक्टिविटी एज वेल, ठीक है? बिकॉज योर माइंड इज कॉन्स्टेंटली कैलकुलेटिंग दीज थिंग्स। एनी फॉर्म ऑफ स्पोर्ट दैट यू आर प्लेइंग, योर माइंड इज कॉन्स्टेंटली कैलकुलेटिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? तो उसमें आपका माइंड का विकास भी हो रहा है, सिर्फ सिर्फ शारीरिक विकास नहीं, बौद्धिक विकास भी हो रहा है, ठीक है? पढ़ पढ़ के पेन पे और पेपर पे आप कितना ही कुछ सीख लेंगे, लेकिन आप जब एक्चुअली स्पोर्ट्स में जाते हैं यू गेट स्मार्टर, ठीक है? आपने किसी भोंदू राम स्पोर्ट्स पर्सन को देखा है? नहीं। लुक एट अ विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये लोग जब बात करते हैं तो सेंसिबल बात करेंगे, कोई फालतू का बात नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि ये भी इंटेलेक्चुअली मैच्योर हो गए हैं। शायद इन्होंने एकेडमिकली कोई बड़ा कुछ हासिल ना किया हो, से सचिन तेंदुलकर और मे बी एम एस धोनी, इन सबका इंटरव्यू देखो भाई साहब, व्हेन दे स्पीक they might not have completed their graduation, they might not have completed even their 12th standard, ऐसा हुआ रहेगा, लेकिन फिर भी they are sharp, they know what you are asking, they know how to respond. How come they became so sharp even without completing their formal education? Because of sports, they are into so much of sports, so sports में भी आपका डेवलपमेंट होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स प्रॉपर फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है? प्रॉपर फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स में आपका डेवलपमेंट होगा। एनी मोर क्वेश्चन पीपल? हम ओके, आज का कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त करते हैं। इसको लेकर जाइए और घर पे